हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बुशर पावर प्लांट की। ये ईरान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है फ्रेंड्स। और जैसा कि कल हमने बात करी थी कि 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान 48 आवर्स में खाली कर दे। अगर ईरान वहां से जितने भी ऑयल को लेके जहाज निकल रहे हैं अगर वो उसको बाधित करता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं ईरान के जितने भी पावर प्लांट हैं वो उन पे हमला करने वाला हूं और जितने भी ब्रिजेस ईरान ने बना रखे हैं मैं उन पे हमला करके ईरान को स्टोन एज में भेज दूंगा, बहुत पुराने समय भेज दूंगा। ईरान आपको पता ही है 7,000 साल पुरानी सभ्यता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। और अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, ट्रुथ सोशल पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है इसको 24 आवर्स और बढ़ा दिया है। और 7 तारीख को लगभग 8 बजे से वो जो यहाँ पे पावर प्लांट्स हैं उन पे हमला करने की वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान इसको लेके क्या बोल रहा है कि ईरान बोल रहा है कि मैं इसराइल के जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पे हमला कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, इस ये जो वॉर है डी एस्केलेशन नहीं वो एस्केलेशन की तरफ ही जा रहा है और ये वॉर बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि हम बात करते हैं कि बुशर पावर प्लांट अभी है कहाँ पे और ये यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है, क्या क्या खतरे हो सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ अगर मिसाइल अटैक होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे आज के सेशन में। फ्रेंड्स, ये जो पावर प्लांट है पर्शियन गल्फ के किनारे बसा, यहाँ पे ईरान का जो बुशर शहर है वो वहां से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर ये है। और यहाँ पे कूलिंग सिस्टम की वजह से यहाँ पे जो है वो सी की वजह से, ठंडे पानी की वजह से इस पावर प्लांट के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। इतना खतरा इसको इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कूलिंग जो कैपेसिटी है यहाँ पर अवेलेबल है। पर्शियन गल्फ के किनारे जो वहाँ का सी है वहाँ से एक ठंडा पानी आता है और वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके सेकेंडरी लूप को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कैपेसिटी दोस्तों लगभग है 1,000 मेगावाट और ये 2011 में ऑपरेशनल हुआ था। फर्स्टली इस पावर प्लांट को जब रजा पहलवी की जो सरकार थी जो कि 1980 से 1979 से पहले थी, उसके बाद में ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति आई, इस्लामिक जो रेवोल्यूशन आया उसके बाद में अली खामनेई की सरकार वहां पे बन गई। और अली खामनेई की सरकार बनने के बाद में यहाँ पे पहले इसको 1975 में जर्मन संचालित एक कंपनी थी सीमंस, उसने इस पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करवाया था फ्रेंड्स। और वहां पे जब जैसे ही रजा पहलवी की सरकार चली गई और इस्लामिक क्रांति आई ये प्रोजेक्ट रुक गया। और अली खामनेई के आने के बाद ये 1979 में जो अली खामनेई का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में आए और उसके बाद में इन्होंने रशिया को ये कार्य सौंपा कि रशिया यहाँ के जो पावर प्लांट है वो उसको संचालित करे। रशिया की जो रोज एटम कंपनी है उसने इस पावर प्लांट को आगे बढ़ाया। अब हम बात करेंगे कि ईरान, जो यूएस कहता है कि ईरान पावर प्लांट भी नहीं लगा सकता, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं लगा सकता, तो वो ऐसा क्यों कहता है और ईरान इस पे अड़ा क्यों रहा, उस वो क्यों न्यूक्लियर सप्लाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना चाहता है? बिकॉज दोस्तों, एनर्जी डिमांड इस आज की दुनिया में बहुत बढ़ गई है। इंडिया भी अपने आप को अब जो इतनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो खुद से प्रोड्यूस करना चाहता है, वो डिपेंड नहीं रहना चाहता किसी और कंट्री पे। और ईरान के पास में जो ऑयल और गैस अबेंडेंस है वो चाहता है कि वो उस गैस और ऑयल को दूसरे देशों में सप्लाई करे और वहां से रेवेन्यू जनरेट करे। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस तो वो चाहता ही है। अगर उसका न्यूक्लियर पावर से वो एनर्जी जनरेट कर पाएगा तो उसका जो ऑयल और गैस, वो जो दूसरे देशों, जो खुद के देश में खर्च हो रहा था एक पावर प्लांट से बिजली उत्पादन करने के लिए, वो अब दूसरे देशों में इजीली वो ऑयल को ज्यादा सप्लाई कर पाएगा, ज्यादा रेवेन्यू कर पाएगा और ऐसे वो ज्यादा कमाई करके संपन्न राष्ट्र बनना चाहता था। तो इस पे अमेरिका ब्रेक लगाना चाहता था। अब अगर हम आगे बात करें इस बारे में कि न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है और इस पे क्या क्या खतरे हो सकते हैं अगर इसमें मिसाइल अटैक हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होते हैं 5 स्टेप। सबसे पहला होता है रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर के अंदर यूरेनियम 235 होता है। हालांकि ये जो 235 है ये भी 238 से ही बनता है, इसी से ही न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूरेनियम 235 जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है उसी से बनता है। ये यहाँ पर जब टूटता है और बेरियम और क्रिप्टॉन में आगे बनता है, मैं आपको बताऊंगा,
और जब ये बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं तो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उसके बाद में हीट भी निकलती है, और उस हीट से क्या होता है, वाटर वेपराइज करके स्टीम बनती है, जो कि जनरेटर और टरबाइन को घुमाती है। जब टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर उसके साथ में अटैच होता है, उसकी जो घुमाने की कैपेसिटी है टरबाइन की, उसके साथ में ही वो जितनी टरबाइन घूमेगी उतना ही तेजी से जनरेटर रोटेट करेगा, और ऐसे जनरेटर रोटेट करके यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पावर ग्रिड के थ्रू आइदर सप्लाई हो जाती है, और आगे ईरान के जो तेहरान वगैरह जो शहर हैं वो आगे जाके ईरान के डिफरेंट डिफरेंट जो 31 प्रोविंसेस ईरान में है, उनमें से कुछ प्रोविंसेस में ये न्यूक्लियर एनर्जी से जो पावर प्लांट चल रहा है वहां से बिजली की सप्लाई की जाती है। और दोस्तों इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई एक देश न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के अपने देश को ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंस करना चाहता है, वो किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होना चाहता, और अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वो अपने ऑयल और गैस को बचाना चाहता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन यूएस को कहाँ मंजूर था ये। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि यूरेनियम जो 235 टूटता है तो उसके साथ में बेरियम और क्रिप्टॉन तो बनते ही हैं, और टू 2 से 3 वहां पे न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और ये न्यूट्रॉन जब निकलते हैं उसके साथ में एक हीट और गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स। जब ये फिजन रिएक्शन होता है, फिजन का मतलब होता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। जब नाभिकीय विखंडन होता है यूरेनियम का, जब टूटता है वो बेरियम क्रिप्टॉन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे ये चेन रिएक्शन बढ़ती जाती है, पहले 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर वो दूसरे से टकराए, और ऐसे करके 3 के 6 हुए, 6 के 12 हुए, तो ऐसे करके ये 6 से 9, पहले 2 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं एक फिजन में, और 3 फिजन अगर अपन कैलकुलेट करके चले तो 6 to 9 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो पहली बार में ऐसे हुआ, 2 से 3 निकले, और ये जब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है, जब इस अगर कूलिंग जो रोड्स हों अगर अपन उसको ना लगाएं, तो कूलिंग रोड्स क्या होती हैं दोस्तों, कूलिंग रोड्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इनको जब लगाया जाता है तो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनको ऑब्जर्व कर लेती है। जब ये ऑब्जर्व करेगी तो जैसे कि 9 न्यूट्रॉन है और उसमें से अब 6 रह गए, तो होता क्या है कि अब नेक्स्ट टक्कर, अगर नेक्स्ट जो यूरेनियम टूटेगा उससे जो निकलने वाले न्यूट्रॉन्स है वो और कम निकलेंगे, तो उससे जो चेन रिएक्शन है जिससे कि न्यूट्रॉन निकलते जा रहे हैं उसको कंट्रोल करके न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, और ये मिली सेकेंड में ये सब काम होता है। अगर चेन रिएक्शन मिली सेकेंड में अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब का काम करती है। और एक कंट्रोल चेन रिएक्शन है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में काम में आती है, स्टेडी हीट के अंदर। अगर हीट को हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ईरान में तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो पर्शियन गल्फ के किनारे जो उसका बुशर पावर प्लांट है वो बना हुआ है, और वहां पे जो समुद्र का जो ठंडा ठंडा पानी आता है, तो उससे क्या होता है सेकेंडरी लूप में जो वो कूलेंट जाता है तो वो हीट को ठंडा कर देता है। स्टीम तो बन गई उससे हीट से, और उसने घुमा भी दिया उसको, टरबाइन को घुमाया, पावर जनरेट करी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हीट है उसको सेकेंडरी लूप से वो कूल कर लेता है समुद्र के ठंडे पानी के थ्रू। अब आगे हम बात करते हैं कि फ्यूल रोड और कंट्रोल रोड काम कैसे करती है फ्रेंड्स। अब हमने बात कर ली है कि यहाँ पे जो क्लेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जिरकोनियम अलॉय की भी कर रहे हैं, और यूरेनियम की जो है वो प्लेट्स, एनरिच्ड यूरेनियम की जो रोड्स हैं वो लगाई जाती हैं, जिसको हम फ्यूल रोड्स भी बोलते हैं। और कंट्रोल रोड्स फ्रेंड्स यहाँ पे बोरोन और कैडमियम की लगाई जाती है। ये क्या करती है, न्यूरॉन्स को अब्जॉर्ब करती है और रिएक्शन को कंट्रोल करती है। ये इस पे हम बात कर चुके थे। और अभी काम कैसे कर रही है, जब ये रोड बेरियम की जो रोड है वो जब ऊपर की तरफ है, ये रोड अभी नीचे की तरफ है, जब ये नीचे की तरफ है तो स्कार्म रिएक्शन स्टॉप मतलब यहाँ पे क्या होता है, फुल इंटेंसिटी से ये न्यूट्रॉन्स जो है उसको अब्जॉर्ब करने लग जाती है और कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। अगर ये पूरे न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लेगी तो चेन रिएक्शन रुक जाएगी। ये जब मिसाइल अगर अटैक होता है तो ये स्कार्म सिस्टम तभी अपडेट होता है फ्रेंड्स। अगर ये स्कार्म सिस्टम अगर एक्टिवेट ना हो तो एक चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, और उससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और वो अगर न्यूक्लियर मेल्ट डाउन एकदम से हो गया तो उससे एक बहुत बड़ा
रेडिएशन का खतरा भी हो सकता है। अगर ये थोड़ी सी ऊपर है तो अपन एक स्टडी कंट्रोल्ड पावर जनरेट कर सकते हैं। एक जितना अपन को न्यूट्रॉन्स जनरेट करने हैं वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स को जनरेट किया, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उनको अपन कैडमियम और बेरियम जो रोड है उससे अपन एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर ये ऊपर की तरफ है तो रोड्स फुली विथड्रॉन कर ली है तो फुल पावर जनरेशन के लिए काम में आता है। लेकिन अगर ये रोड, अगर इसको पूरी तरीके से नीचे ना लाया जाए, इस काम सिस्टम पूरा एक्टिवेट ना हो, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो एक केओस मच जाता है और वहां से रेडिएशन का खतरा भी, फैलने का खतरा होता है। आगे हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर जो कूलिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। फर्स्ट फेज में क्या ये क्या होता है कि जो हीट है उससे क्या होता है, यहाँ पे फिजन हीट एब्जॉर्ब करता है रिएक्टर प्राइमरी लूप में, और रेडियो एक्टिव जो जितना भी हीट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। और यहाँ पे क्लीन वाटर को प्राइमरी लूप में हीट से स्टीम बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जो कि टरबाइन को घुमाती है। और सेकेंडरी लूप में जैसा कि हमने बात करी थी, वो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट है उसको ठंडा करने के काम में आता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर ये फेलियर हुआ, अगर कूलेंट फेलियर हुआ, अगर इस काम सिस्टम एक्टिवेट ना हुआ तो चर्नोबिल जैसे हालात भी हो सकते हैं। चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में यही हुआ था। ये हुआ क्या था कि वहां पे इस काम सिस्टम जो है वो फेल हो गया था। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो गई थी। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होने के कारण वहां पे क्या हुआ फ्रेंड्स, एक तो होता क्या है कि अगर ऐसा ना हो तो डीजल जनरेटर भी लगाए जाते हैं। डीजल जनरेटर से क्या होता है कि वहां पे उसको कूलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वैसा जनरेटर काम में एक काम नहीं आ रहा तो वो डीजल जनरेटर एक्टिवेट करके भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाया। और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से वो पावर एक ऐसा ब्लास्ट हुआ और रेडिएशन फैले और उससे बहुत बड़ा कियोस मच गया था। ऐसा ईरान के केस में मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि इनके पास में कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और इसकाम सिस्टम जो है वो रशिया ने बहुत अच्छे से यहाँ पे लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।